Good morning students, welcome to Gangotri group of school. Today I am going to start a new chapter that is electromagnetic induction. मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दो अलग अलग चैप्टर नहीं है, वो ज़्यादा बड़ा एक चैप्टर हो जाएगा, इसलिए उनको अलग अलग चैप्टर्स में रखा गया है। अदरवाइज़ दे आर वेल कनेक्टेड, जैसे कि मैं अभी ये चीज़ प्रूव करूँगा। तो पहले मैं आपको यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे लॉ बताने जा रहा हूँ। क्या होता है फैराडे लॉ? ये एक्चुअल में एक एक्सीडेंटल इवेंट था जो एक लेबोरेटरी में एक साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ। इंस्ट्रूमेंट क्या था कि एक कॉइल था जो कि कनेक्टेड था। कॉइल एक सर्किट में कनेक्टेड था। ये कॉइल है, समझे ना, कंडक्टिंग कॉइल, वायर के थ्रू ये कनेक्टेड है एक सर्किट में। ये गैल्वेनोमीटर है जो इधर रखा हुआ है। क्या है? गैल्वेनोमीटर। तो हुआ कुछ ऐसा कि किसी भी वजह से मैग्नेटिक फील्ड या एक मैग्नेट उस कॉइल की ओर किसी वेलोसिटी से फेंक दिया गया। साइंटिस्ट के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसने एक मैग्नेट को एक टेबल पर रखे हुए इस अरेंजमेंट की ओर फेंक दिया। तो उन्होंने ये देखा कि जो टेबल पे रखा हुआ अरेंजमेंट था, सर्किट था, उसमें जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, उस गैल्वेनोमीटर की निडल में डिफ्लेक्शन आता है। जैसे ही बार मैग्नेट, ये जो बार मैग्नेट है, उसको उसकी ओर फेंका जाता है, तो जब तक वो हवा में था, जब तक वो मोशन में था बार मैग्नेट, तब तक यहाँ डिफ्लेक्शन होता है। समझे? जैसे ही मैग्नेट नीचे टेबल पे आ जाता है, रुक जाता है, तो यहाँ डिफ्लेक्शन फिर से जीरो हो जाता है। तो उस साइंटिस्ट के दिमाग में कुछ चलने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे बार मैग्नेट को हवा में उसकी ओर फेंका गया, तो ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ जो निडल थी वो डिफ्लेक्ट हुई। तो उसने बार बार इस मैग्नेट को पकड़ के इस कॉइल की ओर आगे पीछे किया। तो उसने ये पाया कि ये जो मैग्नेट की निडल है, ये उसी फैशन में मोशन करती है, इसके अंदर डिफ्लेक्शन शो करती है। क्लियर? अगर हम निडल मैग्नेटिक बार को आगे की ओर लेके जाते हैं तो एक साइड में होता है डिफ्लेक्शन, पीछे की ओर लेके आते हैं तो दूसरी साइड में डिफ्लेक्शन होता है। गैल्वेनोमीटर यदि डिफ्लेक्शन शो करता है तो उसका मतलब ये होता है कि गैल्वेनोमीटर में करंट का फ्लो हो रहा है। और गैल्वेनोमीटर अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसका मतलब ये होता है कि अब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो अगर बार मैग्नेट को आगे की ओर लेके जाया जाता है और डिफ्लेक्शन होता है, का मतलब इस सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है किसी एक डायरेक्शन में। और जैसे ही मैग्नेट को पीछे की ओर लाया जाता है, तब डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। का मतलब ये होगा कि फिर से इसमें करंट एग्जिस्ट करता है जो कि पहले के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो साइंटिस्ट को ये समझ में आया कि जैसे ही हम मैग्नेट को आगे पीछे चलाते हैं तो यहाँ एक करंट इंड्यूस हो जाती है, करंट का इंडक्शन होता है, समझे ना, एक करंट इंड्यूस हो जाती है। तो उस पर बहुत सारी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, उसी का नाम फैराडे है जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो अगर इस बार मैग्नेट को मैं आगे लेके जाता हूँ तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि ये जो बार मैग्नेट है, इससे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं। तो जैसे जैसे मैं बार मैग्नेट को आगे लेके जाऊँगा, इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होंगी वो बढ़ती जाएंगी। जैसे हम कहते थे कि किसी एरिया से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एसोसिएटेड विद एनी एरिया विल बी द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। तो सेम उसी टाइप की कहानी यहाँ भी है कि ये जो कॉइल है, कॉइल का जो एरिया है, एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एसोसिएटेड हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी यदि ये बार मैग्नेट आगे की ओर जाएगी। समझ में आई बात? अगर ये बार मैग्नेट आगे की ओर जाती है तो इस एरिया से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का नंबर बढ़ता जाता है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग दिस एरिया विल बी मोर इफ दिस बार मैग्नेट विल मूव टुवर्ड्स द कॉइल। तो जिस वजह से क्या होता है कि इस एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स यदि बढ़ता है तो इसमें करंट का इंडक्शन होता है। क्लियर? तो यहाँ एक नया टर्म आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। कुछ नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैंने वहाँ आपको समझाया था कि फ्लक्स क्या होता है। किसी एरिया से एसोसिएटेड कोई भी क्वांटिटी उस एरिया के लिए फ्लक्स होती है, चाहे वो मास फ्लक्स हो, चाहे वो रेडिएशन फ्लक्स हो, चाहे वो
आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, उसको फोटोन फ्लक्स हो, चाहे वो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया गया आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो। क्लियर, ये सभी चीज़ें सेम है। किसी एरिया से एसोसिएटेड कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो फ्लो कर सकती है, समझे, या जो फ्लो करते हुए प्रतीत होती है, उसके लिए हम एक टर्म देते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। वो हमें एसोसिएशन बताता है कि इस एरिया से ये क्वांटिटी कितनी एसोसिएटेड है, कितनी ज़्यादा मात्रा में एसोसिएटेड है। क्लियर, तो यहाँ फैराडे ने बोला कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस लूप से एसोसिएटेड, यदि वो समय के साथ चेंज होता है तो इस लूप में करंट का इंडक्शन होता है। ये फैराडे लॉ है। फैराडे लॉ क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी क्लोज लूप विल इंड्यूस अ करंट इन दैट लॉ। दिस इज फैराडे लॉ। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि वो टर्म यहाँ यूज़ किया जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले तो आपको ये बता देता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। सेम कहानी है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बोला था वही मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए बोलने जा रहा हूँ मैं। अगर कंपैरिजन करना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन में ऐसे दे सकता हूँ, अगर कंपैरिजन करना है दो सरफेस से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड का, यदि आपको कंपैरिजन करना है तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन ये बोल सकते हो, द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद एनी एरिया विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट एरिया, अगर कंपैरिजन करना है। क्लियर, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ये वियर्ड सी चीज़ है, आप काउंट नहीं कर सकते हो, समझे ना। फील्ड लाइंस आप काउंट नहीं कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। जैसे मैं यहाँ कंपैरिजन कर रहा हूँ, अगर यहाँ मैग्नेटिक बार है, ये थोड़ा सा आगे लेके जाऊँगा, देखो अभी इस लूप से सिर्फ ये दो लाइंस क्रॉस हो रही होंगी, अभी ये लाइंस इससे क्रॉस नहीं हो रही हैं, लेकिन जैसे ही बार को मैं आगे लेके आऊँगा तो ये लाइंस भी इससे क्रॉस होने लगेगी। तो ये दो सिचुएशन होंगी, एक सिचुएशन यहाँ है बार मैग्नेट, और एक बार मैग्नेट जब ये यहाँ आ जाएगा दूसरी सिचुएशन। तो इन दोनों सिचुएशन के कंपैरिजन अगर मैं करता हूँ तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे बोल सकता हूँ, समझे। मैं बोल सकता हूँ कि सेकंड सिचुएशन में फ्लक्स ज़्यादा आएगा। तो अगर कंपैरिजन करना है आप तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन ऐसे दे सकते हो, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद एनी एरिया विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर, लेकिन यदि आपको किसी एक एरिया से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, मैथमेटिकल वैल्यू आपको देनी है, तो उसके लिए जो डेफिनेशन होती है, बेसिक डेफिनेशन, वो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। मैथमेटिकल डेफिनेशन, द सरफेस इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड with the area vector, the integration of the dot product of magnetic field vector with the area vector will be equal to the total magnetic flux associated with that area। क्लियर, समझे। तो इसके लिए अगर मैं बेसिक डेफिनेशन देना चाहूँ तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं, फाई इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैथमेटिकली। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट डी ए पे आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट डी ए हो जाएगा। यहाँ भी एरिया वेक्टर आप उसी तरीके से ले सकते हो जैसे आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एरिया वेक्टर लेना सिखाया था। क्लियर, तो फैराडे लॉ की अगर बात किया जाए, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ
Faraday law, the induced EMF, the magnitude of induced EMF will be proportional, will be equal to d phi by dt, the rate of change of flux, the rate of change of flux. क्लियर? ये होता है इंड्यूस्ड EMF. मतलब इस लूप में यदि फ्लक्स के चेंज होने की रेट d phi by dt है तो इस लूप में एक EMF जनरेट हो जाता है d phi by dt. मतलब इस लूप में एक बैटरी की प्रेजेंस फील होती है जिसका EMF d phi by dt है. इस लूप में एक बैटरी की प्रेजेंस फील होती है जिसका EMF है d phi by dt. अगर आपको इसमें करंट बतानी है लूप में तो EMF यानी d phi by dt अपॉन इस लूप का रेजिस्टेंस, तो आपको क्या पता चल जाएगा? इसमें करंट. क्लियर? अब इसमें सेकंड जो आता है वो आता है लेन्ज़ लॉ. लेन्ज़ लॉ हमें यहाँ पता चलता है, फैराडे लॉ से हमें पता चलता है कि करंट कितनी है, इंड्यूस्ड करंट कितनी है. इंड्यूस्ड करंट आएगी इंड्यूस्ड EMF से. अगर इंड्यूस्ड EMF आपको इसमें पता है तो आपको पता चल जाएगा कि इस लूप का रेजिस्टेंस कितना है. तो इंड्यूस्ड EMF बाय R विल बी द इंड्यूस्ड करंट. तो एक्चुअली मुझे यहाँ पता चलता है फैराडे लॉ से कि इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड कितना है. मुझे ये नहीं पता चलता है कि करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, EMF की डायरेक्शन क्या है. समझे ना? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं आगे की ओर लेके जाता हूँ तो करंट एक डायरेक्शन फ्लो करती है, पीछे लेके जाऊँगा तो दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करेगी. तो डायरेक्शन किस तरीके से यहाँ एग्जिस्ट करती है, डायरेक्शन के लिए क्या लॉ है, उस पर वर्क किया था लेंज ने. लेंज ने क्या बोला? द इंड्यूस्ड करंट in the loop will always oppose its cause. Induced current will always oppose its own cause. जो इंड्यूस्ड करंट होती है यहाँ वो हमेशा अपने कोज का अपोज करती है. समझे? अपने कोज का अपोज करती है. इसका मतलब अभी समझाता हूँ. देखो ध्यान से सुनना. यदि मैं कहता हूँ कि ये एक लूप है, ये समझना जरूरी है आपको. लेन्ज़ लॉ, द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप विल ऑलवेज अपोज इट्स ऑन कॉज. मतलब इस तरीके से डायरेक्शन आएगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से आएगी कि वो अपने होने का अपोज करेगी. जो उसका रीज़न है, उसके एग्जिस्ट करने का जो रीज़न है उसका वो अपोज करेगी. देखो कैसे. मैं कहता हूँ ये N है और ये S है. यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है. अब इसको मैं अगर आगे लेके आता हूँ तो यहाँ एक करंट इंड्यूस होगा. अब वो करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा ये मुझे लेंज का ये स्टेटमेंट बताएगा. अब इस स्टेटमेंट से देखो मैं कैसे आंसर दूंगा. यहाँ करंट के इंड्यूस होने का रीज़न क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का बढ़ना. अब मैग्नेटिक फ्लक्स किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है. इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है. आप अगर इसको आगे की ओर लेके आओगे तो इसका फ्लक्स इस डायरेक्शन में बढ़ता है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है. तो करंट इस प्रकार से आनी चाहिए इसमें कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आए, इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आए. इस तरीके से करंट इंड्यूस होगी. अगर करंट इस तरीके से इंड्यूस्ड होती है तो वो इसके बढ़ने का, क्योंकि इस डायरेक्शन में फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया के अंदर इस डायरेक्शन में फील्ड बढ़ रहा है,
तो करंट यदि इस सेंस में कुछ इस प्रकार से इसमें इंड्यूस होती है कि मैग्नेटिक फील्ड पीछे आए, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पीछे आए, तो करंट क्या कर रही है, अपने होने का अपोज कर रही है। उसके होने का रीज़न क्या है, बी का इधर बढ़ना, मैग्नेटिक फील्ड का इस डायरेक्शन में बढ़ना, ये रीज़न है इसमें करंट का। तो करंट अपनी सेंस इस प्रकार से रखेगी कि वो इस इंक्रीमेंट को घटाने की कोशिश करेगी। ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसको घटाएगी। और वो कब घटा सकती है, इस मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीमेंट को कब घटा सकती है, जब मैग्नेटिक फील्ड पीछे आएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड पीछे कैसे आएगा लूप में, यदि करंट ऐसे फ्लो करे। समझे ना, मैं क्या कहूँगा, ये लूप ऐसे है ना, ऐसे, तो मैं ऐसे बोलूँगा डायरेक्शन इधर आएगी, करंट की वजह से मैग्नेटिक। किसी भी लूप में यदि करंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताता हूँ मैं, करंट की सेंस में फिंगर कर्ल कर देते हैं रूप में, तो थंब जिधर आता है उधर मैग्नेटिक फील्ड आता है। अब करंट की सेंस कुछ इस प्रकार होगी तभी मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। इसका मतलब करंट की सेंस कुछ ऐसे होनी चाहिए। समझिए, अगर मैं इधर से देखता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं इधर से देखता हूँ तो इस लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज होगी तभी मेरी ओर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जो करंट इंड्यूस होगी उसकी सेंस पर, उसकी डायरेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। ये था लेंज लॉ। अब इन दोनों लॉ को कंबाइंड करके कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, उनका आंसर दिया जाता है। क्लियर। यहाँ लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स का रेट आपको निकालना होता है तो मैग्नीट्यूड पता चल जाता है, और ये जो मैंने अभी आपको तरीका बताया इससे सेंस पता चल जाती है कि करंट इंड्यूस्ड जो है, इंड्यूस्ड करंट वो किस सेंस में आएगी। इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। और जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था लास्ट लेक्चर में, हॉल्स इफेक्ट, आप ये पाएंगे कि जब मैं क्वेश्चन, इसके बाद अब एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, उस एग्जाम्पल को मैं हॉल्स इफेक्ट से भी कर सकता हूँ और फैराडे लॉ से भी कर सकता हूँ, दोनों से। एक्चुअली वो दोनों सेम चीज़ ही फील होंगे आपको अगर आप सही तरीके से उन दोनों क्वेश्चन, दोनों तरीके को देखोगे, दोनों नज़रिए से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको पता चलेगा एक ही तो बात है, दो अलग अलग बातें नहीं है, एक ही बात है। समझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों चैप्टर ऑलमोस्ट कनेक्टेड है। क्लियर। इसको ध्यान से आप देखें।